Hello students, welcome to virtual class by Municipal Corporation of Greater Mumbai. Today we are going to learn English. Hello बच्चों, welcome to virtual class. Myself Sagar Vasant Mahale, your virtual class teacher, is going to teach you English of standard 10th. तो students, जैसे कि हमने पिछले lecture में देखा, we have seen many videos of our syllabus. Now we are going to see a new chapter of Unit 2. जिसका नाम है The Twins. तो बच्चों, द ट्विंस एक पोयम है. हम हिंदी मीडियम स्टैंडर्ड इंग्लिश यानी माई इंग्लिश कोर्स बुक का सेकेंड यूनिट का थर्ड चैप्टर जो कि एक पोयम है, द ट्विंस. तो बच्चों, पोयम शुरू होने से पहले हम थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं, थोड़ी चिट चैट बातें कर लेते हैं. बातों में आपसे मैं कुछ एक दो सवाल पूछना चाहूंगा. सबसे पहले आपको तो पता होगा ट्विंस का मतलब क्या है, कि जब दो बच्चे एक साथ पैदा होते हैं तो उसे हम ट्विंस कहते हैं. तो उसी तरह से ट्रिपलेट्स को क्या कहा जाता है? जब थ्री बेबीज बोर्न एट द सेम टाइम, उनको ट्रिपलेट्स कहा जाता है. जब फोर बेबीज यानी चार बच्चे एक साथ पैदा होते हैं एक ही समय पर एक ही माँ से, तो उसे क्वाड्रप्लेट्स कहते हैं. क्या कहते हैं? क्वाड्रप्लेट्स. और क्विंटिप्लेट्स यानी फाइव बेबीज बोर्न एट द सेम टाइम. तो जैसे हम दो बच्चों को एक साथ जन्म देने पर उसे ट्विंस कहा जाता है, उसी तरह ट्रिपलेट्स, क्वाड्रप्लेट्स और क्विंटिप्लेट्स भी होता है. ट्रिपलेट्स, थ्री बेबीज बोर्न एट द सेम टाइम. क्वाड्रप्लेट्स, फोर बेबीज बोर्न एट द सेम टाइम. एंड क्विंटिप्लेट्स, फाइव बेबीज बोर्न एट द same time. Now let's see some another question. Imagine you had an identical twin brother or sister. Imagine and share with your classmates what pranks you two would play on your friends, elders in the family and even in school. समझो, इमेजिन करना है आपको कि आपका कोई जुड़वा भाई या बहन है और आप अपने दोस्तों पर, अपने फैमिली, अपने जो बड़े हैं फैमिली में या फिर स्कूल में, आप क्या कैसे कैसे प्रैंक कर सकते हो, कैसी मस्ती कर सकते हो, कैसी शरारत कर सकते हो उनको बेवकूफ बनाने के लिए कि एग्जैक्टली कौन कौन है. फॉर एग्जाम्पल, राम और श्याम अगर दो भाई हैं और राम और श्याम ने ठान लिया कि वो दोनों अपने दोस्तों के साथ या घर वालों के साथ कोई शरारत कर रहे हैं, तो राम श्याम के कपड़े पहन लेगा, श्याम राम के कपड़े पहन लेगा, राम श्याम जैसे कोई बातें करेगा, श्याम राम जैसे कोई बातें करेगा. और इस तरह से अगर ये दोनों चाहे तो किसी को भी बेवकूफ बना सकते हैं. तो क्या आपके दिमाग में कुछ ऐसे आइडियाज हैं? यदि आप अगर ट्विंस होते हैं तो आप क्या करते? तो मैं आपको कुछ आइडियाज बताना चाहूंगा. फ्रेंड्स, जब फ्रेंड्स के साथ हो तो क्या कर सकते हैं? आई वुड कंफ्यूज माई फ्रेंड्स बाय आस्किंग थिंग्स एंड व्हेन ही और शी विल कम टू गिव दैट थिंग्स आई वुड हाइड समवेयर. देन इट वुड बी अ फन टू वॉच व्हाट हैपन नेक्स्ट व्हेन माय ट्विन ब्रदर मीट्स दैट फ्रेंड्स ऑफ माइन. जैसे कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि मैं अपने फ्रेंड को फोन करके कुछ बोलूंगा, कुछ चीज मंगवाऊंगा, और जब वो आएगा तब मैं जाकर चुप जाऊंगा और वो फ्रेंड मुझे, मैं समझकर मेरे भाई को वो चीजें देगा, और तब वो देखने लायक नजारा होगा कि इतना कंफ्यूजन कैसे हो गया, कि मतलब राम ने एक चीज मंगाई थी और वो चीज शाम को मिल गई. ओके. उसके बाद जब यही प्रैंक अगर हमें घर में करना है अपने बड़ों के साथ तो कैसे कर सकते हैं? कोई आइडिया है आपके पास? मेरे पास एक आइडिया है. एल्डर्स इन माय फैमिली. Though my granny is smart, I would like to confuse her by responding her call as my twin. If she calls my brother, I would go to her and have fun of enjoying my brother's position. जब अभी मेरी नानी समझो बहुत स्मार्ट है, लेकिन फिर भी मैं उसे कंफ्यूज कैसे कर सकता हूँ? अगर समझो नानी ने राम को बुलाया और राम का ध्यान नहीं है, तो शाम जाकर वहां पर बैठ जाएगा और नानी को राम को जो सारी बातें कहनी है वो मैं सुन लूंगा, और नानी को पता ही नहीं चलेगा कि मैंने शाम को ये बातें बताई कि राम को ये सारी बातें बताई. तो बच्चों, ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब क्या होता है? जो हूबहू एक जैसे नजर आते हैं, जिसमें हम भी कभी कभी डिफरेंस नहीं ढूंढ पाते. आपके एरिया में, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में बहुत से बच्चे आपने देखे होंगे, या फिर कहीं ना कहीं तो आपने ये जुड़वा देखा होगा.
अगर बॉय गर्ल जुड़वा होते हैं तो उनमें उतना रिजेम्बलेंस नहीं होता है, लेकिन अगर दो भाई या दो बहन हैं तो उसमें बहुत सारी आइडेंटिकल चीजें होती है, बहुत सारी रिजेम्बलेंस होती है, और उसी वजह से लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर कौन कौन है भाई, राम कौन है, श्याम कौन है। तो इसी तरह से आपने बहुत सारी ट्विंस के ऊपर मूवीज भी देखी होंगी, और उसमें भी आपको नजर आता होगा कि कैसे सेम टू सेम वो हीरो या हीरोइन नजर आते हैं, उसी तरह से। तो आइए बढ़ते हैं आगे। 2.3 द ट्विंस। अब ये ट्विंस के बारे में हम ये पोयम पढ़ने वाले हैं, और इसका फर्स्ट स्टैंजा हम पढ़ेंगे अभी। इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम्ब। फॉर्म एंड फीचर मतलब स्ट्रक्चर और अपीयरेंस, जो भी आपका बॉडी फिजिक है, जो आप जैसे आप लुक्स आपके हैं, जैसे आप दिखते हो, वो सारी चीजें। इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम्ब, आई grew so like my brother that folks got taking me for him and each for one another। टेकिंग मी का मतलब यहाँ पर क्या है, मिस्टेक, मतलब गलती से मुझे मेरा भाई समझ लेते थे, मेरे भाई को मैं समझ लेता था। तो फर्स्ट फोर लाइंस क्या कहती है आपको, इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम्ब, आई ग्रेव सो लाइक माई ब्रदर। मतलब पूरा अपीयरेंस, पूरा हमारा फिजिक, हमारी हाइट, हमारी बॉडी, हमारा वेट, हमारा स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, चेहरा, हाथ पैर, सब इतना कॉमन था, इतना आइडेंटिकल था कि मैं मेरा भाई लगता था, मेरा भाई मैं लगता था। मानो कि हम दोनों जब एक दूसरे की तरफ देख रहे हो तो ऐसा लगता था कि हम आईना देख रहे हैं। दैट फोक्स गॉट टेकिंग मी फॉर हिम एंड ईच फॉर वन अनदर। अगर कोई दोस्त राम को, फॉर एग्जाम्पल, चलो हम इन ट्विंस का नाम राम और श्याम रख देते हैं, अगर उस मेरे दोस्तों को राम के साथ मस्ती करनी हो तो वो श्याम के साथ मस्ती कर देते थे, और अगर श्याम के साथ मस्ती करनी हो तो राम के साथ मस्ती कर देते थे। इसी तरह से ये जो दोस्तों का गलती नहीं है, क्योंकि ये दोनों इतने हूबहू सेम टू सेम नजर आते हैं कि वो दोस्त भी कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती से राम का काम श्याम से करवा लेते हैं, श्याम का काम राम से करवा लेते हैं। पढ़ते हैं आगे। इट पजल्ड ऑल आवर किथ एंड किन। अब किथ एंड किन का मतलब क्या होता है बच्चों, रिश्तेदार। ये एक वर्ड है, किथ एंड किन, यानी रिलेटिव्स, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में रिश्तेदार कहेंगे। पजल्ड, पजल्ड मतलब क्या, भूल भुलैया, एकदम चकरा जाते थे मेरे सारे रिश्तेदार भी कि यार कितने सेम टू सेम नजर आते हैं ये लोग। तो बच्चों ये पोयम जो है एकदम फनी पोयम है, ह्यूमरस पोयम है। यहाँ पर कवि ने आपको कुछ ऐसी चीजें आगे आगे बताई है कि आप उस सुन के, उसको समझ के आपको बहुत हंसी आएगी। इट puzzled all our kith and kin, it reached a fearful pitch। fearful pitch, pitch का मतलब क्या है, लिमिट या हाइट। कभी कभी इतने पजल्ड हो जाते थे मेरे रिश्तेदार कि एक हद पार कर देते थे, लिटरली लिमिट के बाहर कंफ्यूज हो जाते थे कि आखिर हुआ तो क्या हुआ है। तो अब समझो, अगर ट्विंस बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अगर एक ने गलती कर दी और वो भागकर कहीं छुप गया और गलती से वहां पे दूसरा मौजूद हो गया, तो सामने वाला जिसको गुस्सा आया है वो तो उसको मार ठोक के पीट के चला जाएगा, उसको क्या मालूम कि ये जुड़वा है, इसने गलती नहीं की है, जिसने गलती की है वो छुपा हुआ है। तो ऐसी लिमिट भी क्रॉस हो जाती थी कभी कभी, और इसीलिए पोएट ये कहता है कि हम दोनों का आइडेंटिकल होना ये लकी बात है कि अनलकी बात है, कभी कभी समझ ही नहीं आता। फॉर वन ऑफ अस वॉज born अ ट्विन। मतलब कि हम दोनों में से दोनों भी हम ट्विंस बॉर्न हुए, इसीलिए ये सब कंफ्यूजन होते रहता है। येट नॉट अ सोल न्यू। फॉर वन ऑफ अस वाज born अ ट्विन, येट नॉट अ सोल न्यू। कि मतलब हम ट्विंस बॉर्न हुए हैं, लेकिन बहुत से लोगों को ये पता नहीं है और बहुत से लोग धोखा खा जाते हैं। तो बच्चों बढ़ते हैं आगे। वन डे, टू मेक द मैटर वर्स, बिफोर आवर नेम्स वर फिक्स्ड, as we were being washed by nurse, we got completely mixed। एक दिन मामला इतना बिगड़ गया जब हमारा जन्म हुआ था, जब हमारे नाम भी तय नहीं हुए थे, जब हमें नर्स धो रही थी हमारे जन्म के बाद, देखो बच्चों को नहलाते, वॉश करते, तभी हम मिक्स हो गए थे। समझो,
नर्स ने या मम्मी ने तय किया कि हाँ ये राइट वाला राम है और ये लेफ्ट वाला श्याम है, तो ये नाम तय हो गए। और नर्स जब वॉश करने आई तो वॉश करने के बाद गलती से जिसका नाम राम रखा था उसको श्याम की जगह पे रख दिया, और जिसका नाम श्याम रखा था उसको राम की जगह पे रख दिया। और मम्मी तो अभी देख रही थी, अभी मम्मी को भी पता नहीं चल रहा था कि मैंने किसका नाम राम रखा था और किसका नाम श्याम रखा था। तो मतलब इतना कंफ्यूजन है कि उनके नाम भी अदला बदल हो गए बचपन में। और पूरा मिक्सचर पूरा एकदम चक्कर सा हो गया था, एकदम बोलते हैं ना भूल भुलैया, लाइक पजल्ड। एंड दस यू सी बाय फेट्स डिक्री, डिक्री का मतलब क्या होता है? ऑर्डर। फेट यानी किस्मत, जो किस्मत का ऑर्डर है उसके वजह से क्या हुआ देखो। और रादर नर्सेस विम, विम का मतलब अ सडन चेंज ऑफ माइंड। अब ये किस्मत का खेल है या नर्स की अनजाने में हुई जो भी गलती है। अब नर्स को क्या पता, मम्मी ने ऑलरेडी नाम रख दिए, उसने तो जगह चेंज कर दी। अब वो किस्मत का खेल समझा जाए या योगा योग समझा जाए, कुछ भी। My brother John got christened me and I got christened him. क्रिश्चियन का मतलब क्या होता है बच्चों? क्रिश्चियन धर्म में एक रिवाज होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसे चर्च में लेके जाते हैं, वहां पे उसका नामकरण होता है, वहां पे उसको क्रिश्चियन धर्म की जो शुरुआत होती है उसे वो दीक्षा दी जाती है। तो क्रिश्चियन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो पोएट ये कहता है कि मैं, अभी यहाँ पे उनका ब्रदर का नाम पोएट ने लिया है जॉन, तो पोएट जॉन को और जॉन पोएट को क्रिश्चियन कर दिया। मतलब जब नर्स ने उन दोनों को चेंज किया, जब चेंज करने के बाद जब मम्मी चर्च में लेके गई और चर्च में जब फादर ने नाम रखा, और फादर ने नाम जब रखा तो जिसका नाम राम था उसका श्याम हो गया, श्याम था उसका राम हो गया। यहाँ पे ब्रदर का नाम दिया है जॉन। तो इस तरह से इतने सारे कंफ्यूजन्स है कि कभी कभी हंसी छूट जाती है कि मतलब कभी क्या इतना भी कंफ्यूजन कभी हो सकता है। लेट्स सी अहेड। द फेटल लाइकनेस इवन डॉग, फेटल मतलब क्या? लीडिंग टू डिजास्टर और डीट। डॉग्ड का मतलब क्या है यहाँ पर? कंटिन्यू टू फॉलो। यहाँ पे डॉग का मतलब कुत्ता नहीं है, DOGGED, डॉग्ड मतलब कंटिन्यू टू फॉलो। द फेटल लाइकनेस इवन डॉग माई फुटस्टेप्स व्हेन एट स्कूल एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग्ड। फ्लॉग्ड का मतलब होता है मार खाना, बीटन अप। फॉर जॉन टर्न आउट। कभी कभी इतनी चीजें हद के बाहर हो जाती थी, इतना कंफ्यूजन बढ़ जाता था कि मैं हमेशा मार खाता था और जॉन भाग जाता था। कभी मैं भाग जाता था तो कभी जॉन मार खा लेता था, कभी जॉन भाग जाता था, कभी मैं मार खा लेता था। आई पुट दिस क्वेश्चन फ्रूटलेसली, आई पुट दिस क्वेश्चन fruitlessly to everyone I knew. What would you do if you were me to prove that you were you? मैं ये क्वेश्चन सबसे पूछता रहता हूँ ताकि सबको ये मेरा दर्द पता चले, ये मेरी मजबूरी पता चले कि तू क्या करता अगर तुझे कोई मारने आ रहा है और तू ये कहे कि अरे वो मैं नहीं था, वो मेरा जुड़वा भाई था। ऐसे क्या तरकीब तू यूज करेगा कि तुझे प्रूव करने में आसानी हो जाए, तुझे साबित करने में आसानी हो जाए कि भाई जो तुम जिसको समझ के मुझे मार रहे हो वो मैं नहीं हूँ, वो भाग गया इधर से। क्या कोई तुम्हारा यकीन करेगा? अगर तुमने कहीं पे रास्ते पे किसी से झगड़ा कर लिया और वहां से कुछ भी मस्ती करके वहां से भाग आए, और उतने में तुम्हारा जुड़वा भाई वहां से सामने से आ रहा और तुम जाके गए चुप, और चुपने के बाद वो लोगों को दिखा तुम्हारा भाई, जो कि वो लोग क्या समझेंगे? ये तो यही था, देखो तो इसकी हिम्मत, यहाँ पे मस्ती करके वापिस हमारे सामने आ रहा है। और दे धनाधन मार दिया, लाइक दे बीट देम वेरी नाइसली। So in that case, poet says, what should I do to prove that when in such situation I have to prove that I am not him? Him is my brother and I am not him. It's a total massive confusion, students. Now let's see ahead. अब इस स्टैंजा में तो हद ही कर दी है पोएट। Our close resemblance turned the tide. Turn the tide मतलब change the situation. हमारे एक जैसे दिखने ने सिचुएशंस कुछ इस कदर बदल दी of my domestic life, for somehow my intended bride
became my brother's wife. इट्स सो कॉमेडी, इट्स सो फनी कि हम दोनों इतने आइडेंटिकल दिखते थे कि हम दोनों की शादी एक ही दिन हो रही थी, और जिससे मेरी शादी होने वाली थी वो मेरे भाई की पत्नी बन गई, और जिसमें मेरी भाई से शादी होने वाली थी वो मेरी पत्नी बन गई। मतलब ये कुछ थोड़ा एग्जैजरेटिंग है, लेकिन पोएट पोयम इसीलिए लिखता है ताकि लोग हंसे, एंटरटेन करे, अपना मूड रिलैक्स करे। मतलब फनी है ये कि for somehow my intended bride became my brother's wife. In fact, year after year, the same absurd mistakes went on. And when I died, the neighbors came and buried brother John. हेनरी सैम्ब्रुक ले। तो लास्ट 4 लाइंस में देखो, इनफैक्ट साल दर साल ये एब्सर्ड मिस्टेक्स, एब्सर्ड मतलब वाहियात तरीके की गलतियां होती गई। कभी मेरी भाभी जो थी मुझे उनका पति समझ लेती थी, कभी मेरी बीवी जो थी वो मेरे भाई को अपना पति समझ लेती थी। तो ऐसी मिस्टेक्स होती गई, और एक दिन तो हद हो गई। जिस दिन मैं मर गया, पोएट कहता है, जिस दिन मैं मर गया उस दिन मेरे रिश्तेदार आए, मेरे पड़ोसी आए, और मेरी जगह पे जॉन को यानी मेरे भाई को ही दफना दिया। तो ये लास्ट लाइन भी बहुत फनी लगती है। तो हेनरी जी जो है, हेनरी और जॉन ये दोनों ट्विंस है, और हेनरी सैम्ब्रुक ले इन्होंने ये पोयम लिखी है जो कि एक ह्यूमरस पोयम है। इसमें सच झूठ, इसमें आप टाइम वेस्ट ना करें कि ये सच होगा या झूठ होगा। ये पोयम सिर्फ लिखी गई है बच्चों ताकि मूड रिलैक्स हो जाए, थोड़ा हंसी आए, थोड़ा हम हंसे और दूसरों को भी हंसाए। तो इस तरह से लास्ट स्टैंजा में एक बार फिर से पढ़ूंगा बच्चों। आवर क्लोज रिजेम्बलेंस टर्न द टाइड ऑफ माई डोमेस्टिक लाइफ, फॉर somehow my intended bride became my brother's wife. In fact, year after year, the same absurd mistakes went on, and when I died, the neighbors came and buried brother John. Written by Henry Sambrook Lake. So I hope students you have understood this poem. It's a very nice, simple, short poem, a humorous poem. अब मैं बार बार ह्यूमरस इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ बच्चों। ह्यूमरस का मतलब क्या होता है? जिसमें अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर हो, जो अच्छी तरह से जोक्स मार पाता है, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसके पास अच्छी तरह से होता है। देखो कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो तुरंत किसी की खिंचाई कर लेते हैं, नए नए जोक सोच के या नए नए कुछ भी ऐसे वर्ड सोच के किसी को चिढ़ा देते हैं और सारे लोग हंसने लगते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को ह्यूमरस कहा जाता है। तो हमारे पोएट जो है हेनरी ले, ये भी काफी ह्यूमरस है, और इसीलिए उन्होंने कुछ ऐसी ह्यूमरस कविता हमारे सामने पेश की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कविता समझ आई होगी। तो बढ़ते हैं इस पोयम के वर्कशॉप के पास। उससे पहले मैं आपको टेक्स्ट बुक में दिए गए जो मीनिंग्स होते हैं उसमें मार्जिनल क्वेश्चंस होते हैं, उस मार्जिनल क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। इन व्हाट एस्पेक्ट्स वर द ब्रदर्स अलाइक। तो पोयम में ऐसी कौन सी लाइंस है या कौन सी चीज है जिसका आपको पता चलता है कि ब्रदर्स अलाइक थे यानी एक जैसे लगते थे? तो उसका आंसर है द ब्रदर्स वर अलाइक ईच अदर इन फॉर्म, फीचर एंड लिम्ब। कैसे थे वो? They were alike each other in form, feature, and limb. Second question, what name did the speaker get? Speaker को यानी poet को कौन सा नाम मिला? The speaker got his brother's name Henry. अब देखो, जब मैंने पोयम के सेकंड स्टैंजा में ही बताया था, जब वो छोटे थे तो राम का नाम श्याम को मिला, श्याम का नाम राम को मिला, उसी तरह से हेनरी का नाम जॉन को मिला और जॉन का नाम हेनरी को मिला, जो कि उसका भाई था। और जो पोएट है जिसका नाम एक्चुअल में जॉन था, लेकिन उससे किसका नाम मिला? अकॉर्डिंग टू पोएट, हेनरी का नाम मिला। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड द स्पीकर सफर एट स्कूल? जो पोएट था उसकी स्कूल में किस तरह से हालत खराब होती थी? आंसर है द स्पीकर गॉट पनिशमेंट व्हेन हिज ब्रदर प्लेड मिसचीफ एट स्कूल। स्पीकर को पनिशमेंट मिलती थी। स्पीकर का जिक्र यहाँ पे किसके लिए किया गया है? पोएट के लिए। तो पोएट को पनिशमेंट इसलिए मिलती थी क्योंकि उसका भाई जो था जॉन, वो बहुत मस्तीखोर था और बहुत नटखट और शरारती था, जिसकी वजह से सारी पनिशमेंट जो थी वो बेचारे हमारे पोएट हेनरी जी को सहनी पड़ती थी।
What is impossible in the last two lines of the poem? तो असंभव या अशक्य ऐसी कौन सी लाइंस है लास्ट टू लाइंस में, ऐसी कौन सी बात है जो हमें पोएट बताना चाहता है? इट इज इम्पॉसिबल टू बरी अ लिविंग पर्सन मिस्टेकनली इंस्टेड ऑफ अ डेड पर्सन। तो लास्ट के लाइन में थोड़ी अतिशयोक्ति आपको नजर आएगी कि जॉन जिंदा है और मैं हेनरी मर गया हूं, फिर भी लोग मुझे छोड़कर जिंदा जॉन को दफनाने चले गए। ये बात थोड़ी हजम नहीं होती, लेकिन ये सवाल इसीलिए पूछा गया ताकि आप इस चीज में सच झूठ ना ढूंढे, सिर्फ पोयम को एंजॉय करें। अंडरस्टूड? सो प्लीज write these questions and answers so that you will need it in our exam. Let's see ahead English workshop. वर्कशॉप में सबसे पहला प्रश्न, रीराइट पुटिंग द मिस्टेक्स इन द स्पीकर्स लाइफ इन द प्रॉपर ऑर्डर। द स्पीकर गॉट बीटन अप ऑफन एट स्कूल। द स्पीकर्स ब्राइड became his brother's wife. The speaker desperately asked for guidance. No one in the family could distinguish between the twin babies. At the naming ceremony, wrong names were given to the two twin brothers. और लास्ट, इवन इन डेथ द ट्विन्स वर नॉट स्पेयर्ड ड्यूरिंग बरियल। बच्चों, ये कुछ 6 सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है। प्रॉपर ऑर्डर में क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट पढ़ो तो जरा कि स्पीकर यानी पोएट को स्कूल में मार पड़ती थी। फिर दूसरा है पोएट की बीवी अपने भाई की बीवी बन गई थी। उसके बाद तीसरा, पोएट को गाइडेंस पूछना था। उसके बाद नो वन इन द फैमिली कुड डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्विन बेबीज। फैमिली में किसी को भी समझ नहीं आता था कि ये ट्विन में से हेनरी कौन है और जॉन कौन है। और एट द नेमिंग सेरेमनी रॉन्ग नेम्स वर गिवन टू द टू ट्विन ब्रदर्स। जब वो छोटे थे चर्च में, उनका जो क्रिश्चियनिंग सेरेमनी होता था, नामकरण का समारोह, उसमें दोनों को भी नाम एक दूसरे के नाम एक दूसरे को चले गए थे। और आखिरी था डेथ यानी मौत के वक्त भी उस नियति ने उन दोनों जुड़वाओं को स्पेयर नहीं किया, नहीं बख्शा। तो ये नीचे दिए गए आंसर्स आप लिख लीजिए कि पहला डी ऑप्शन आएगा, उसके बाद ई ऑप्शन आएगा, फिर ए, फिर सी, फिर बी और फिर एफ। ओके, इसका मतलब सबसे पहले फैमिली में किसी को पता नहीं था कि इन दोनों में फर्क कैसे किया जाए। उसके बाद ई कि नामकरण के सेरेमनी में दोनों ट्विंस के नाम बदल गए थे। और तीसरा ए है कि जब बच्चे स्कूल जाने लगे तो स्पीकर यानी पोएट मार खाने लगा अपने भाई की गलतियों की वजह से। उसके बाद सी ऑप्शन है, स्पीकर हमेशा गाइडेंस लेता था अपने दोस्तों से कि यार मुझे बताओ, कोई तो मुझे हेल्प करो कि अगर मुझे प्रूव करना हो कि ये सारी गलतियां मेरा भाई करता है और मार मैं खाता हूँ, ये मैं कैसे प्रूव करूं। ऐसा गाइडेंस वो मांगता था। उसके बाद ऑप्शन बी, जब उनकी शादी हुई तो उनकी बीवियां भी एक दूसरे से बदल गई। और आखिर में एफ, उनकी मौत की बात, जहां पर जॉन को लेके गए हेनरी को छोड़कर। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वर्कशॉप का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। Pick out 4 situations in the lives of the twins which are too absurd and senseless to believe. तो पूरे पोयम में ऐसी 4 परिस्थितियों को आपको चुनना है, ट्विंस की जो जिंदगी थी जुड़वा की। तो ऐसे 4 लाइंस जो आपको absurd लगते हैं, absurd यानी वाहियात लगते हैं, या फिर यू नो आई कैन नॉट बिलीव इट, मतलब झूठ लगते हैं आपको ये सारी चीजें। तो ऐसी कौन सी 4 लाइन्स है? सबसे पहली तो गेटिंग फ्लॉग्ड फॉर हिज ब्रदर्स बिहेवियर। अब कितना भी कोई भी कितने भी जुड़वा दिखने हो, एग्जैक्ट कुछ ना कुछ तो फर्क हो ही जाता है। हमें चलो एक बार मार खा लिया, हमेशा थोड़ी मार खाएगा कोई अपने जुड़वा भाई की गलती पे। दूसरी बात है मिस्टेकिंग वन फॉर दी अदर, कि अपने दोस्त को भी पता नहीं चलता था कि ये हेनरी है या जॉन है। शुरुआत में नहीं पता चलता होगा, लेकिन एक बार दोस्त पक्के हो जाएंगे तो उनको भी पता चल सकता है। उसके बाद बरीइंग ब्रदर जॉन इंस्टेड ऑफ स्पीकर, मतलब भाई जॉन है उसको बरी कर दिया जबकि मौत हेनरी की हुई थी। और आखिरी, एक्सचेंजिंग नेम इन क्रिश्चनिंग सेरेमनी, कि बच्चों ने माँ ने जो नाम रखे थे वो अब बच्चों ने अपने आप में बदल दिए सेरेमनी के वक्त। तो ये 4 चीजें जो हैं, जो पढ़ने के वक्त तो बहुत हंसाती हैं,
लेकिन एक्चुअल में ये सारी चीजें सेंसलेस लगती है, जिस पे हम भरोसा नहीं कर सकते, absurd लगती है। तो समझ में आया बच्चों? देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्लीट द वेब डायग्राम। अब पोएट ह्यूमर का इस्तेमाल क्यों करता है? तो ये कुछ 6 आंसर्स मैंने लिखे हैं, आप भी अपने मन से कोई 6 आंसर्स लिख सकते हो। कि सबसे पहले, लाइट ऑन फनी साइड्स ऑफ लाइफ। पोएट हमारी जो जिंदगी के कुछ फनी साइड्स होते हैं उस पर प्रकाश डालने का काम करता है। वो सारी फनी चीजें हमारी जिंदगी में हो तो जाती है, लेकिन जब हम, क्या होता है, फनी चीजें होती है, हम हंसते हैं, पेट दर्द होना है तब तक हंसते हैं और उसके बाद में भूल जाते हैं, और फिर कभी याद आया तो थोड़ा बहुत वापिस हंस लेते हैं। लेकिन ये सारी हंसियों का पिटारा मिलाकर एक बुक लिखना, एक पोयम लिखना, ये काम एक पोएट ही कर सकता है, एक लेखक ही कर सकता है। उसके बाद क्रिएट लाफ्टर, अपनी कविताओं से, अपनी कहानियों से, अपनी बड़ी बड़ी किताबों से वो बड़े बहुत से रीडर्स को वो हंसा सकता है। इट कैन क्रिएट लाफ्टर। उसके बाद बोर्डम जो होता है, यानी जो बोरिंग आपको लगता है कोई भी चीज, अगर तुमने एक अच्छी सी किताब पढ़ ली तो वो आपका बोरिंग पना जो होता है, बोर्डम, वो निकल जाता है। उसके बाद शेयरिंग थॉट्स। कवि, लेखक ये हमेशा अपने विचार कलम के जरिए पूरे पन्नों पर लिखकर हम पूरे जो वर्ग है, पढ़ने का, जो पढ़ने वालों का जो वर्ग है, रीडर्स क्लब, तो उन सबके पास पहुंचाने का काम लेखक करते हैं, अपने विचार। उसके बाद जब एक बार किसी को पढ़ने की आदत लग जाती है, जो कि अच्छी आदत है, एक बार पढ़ने की अच्छी आदत लग गई तो हमारा मूड भी बिल्डअप होने लगता है। जब भी हमें बोर होता है, जब भी हमें गुस्सा आया होता है, या जब भी हमें नींद नहीं आ रही होती है, तो अगर हम एक किताब अगर पढ़ना शुरू कर दे तो हमें प्रॉपर रिलैक्स मिलता है। और लास्ट है एंटरटेनमेंट। बच्चों, जैसे पहले के जमाने में टीवी नहीं था, सीडी प्लेयर नहीं था, मूवीज नहीं थे, पिक्चरें नहीं बनती थी, सीरियल्स नहीं थी, लैपटॉप, मोबाइल कुछ भी नहीं था, उस जमाने में अखबार, किताबें, कवि, लेखक, इन सब का बहुत दबदबा था, और उनको बहुत रिस्पेक्ट भी मिला करती थी, आज भी मिलती है। लेकिन आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वजह से वो जो हैंड रिटन पेपर वाला मीडिया है, जो हमारा साहित्य है, लिटरेचर है, वो कहीं थोड़ा सा हमें ऐसा लगता है कि कहीं गुम हो गया है। क्योंकि हर आजकल हर बच्चे, उनको किसी लेखक का नाम पूछो या किसी कवि का नाम पूछो, किसी को कोई मालूम नहीं होता, लेकिन किसी एक्टर का नाम पूछो, सिंगर का नाम पूछो, किसी शो का नाम पूछो, नई आने वाली इस एक्टर की कौन सी पिक्चर है, उसका प्रमोशन कैसे चल रहा है, ये अनगिनत बातों का नॉलेज हर एक छोटे से छोटे बच्चे तक को भी होता है। तो ये मेरा एक थॉट था, सेल्फ थॉट, कि हमें थोड़ी बहुत लिटरेचर की भी कदर करनी चाहिए, थोड़ा बहुत लिटरेचर को भी अपने लाइफ में स्थान देना चाहिए। बढ़ते हैं आगे 3B पर। राइट एनी टू लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट यू फाइंड मोस्ट ह्यूमरस। सबसे ह्यूमरस यानी सबसे फनी, सबसे कॉमेडी लगने वाली ऐसी कौन सी 2 लाइन आपको लगती है? मुझे तो ये 2 लाइन लगती है जो मैं आपको बताना जा रहा हूं अभी। फॉर सम हाउ माई इंटेंडेड ब्राइड बिकेम माई ब्रदर्स वाइफ। ये मुझे सबसे ज्यादा फनी लगा कि शादी के वक्त जिससे मैं शादी करने वाला था, मेरे भाई की बीवी बन गई, और जिससे मेरा भाई शादी करने वाला था, वो मेरी बीवी बन गई। और दूसरी बात, जब मैं मर गया तब लोग मुझे हेनरी समझ जॉन को हेनरी समझकर उठाकर चले गए और जिंदा दफना दिया। ये दोनों बातें जितनी absurd और इनसेंसिबल लगती है, उतनी ही फनी भी लगती है, उतनी ह्यूमरस भी लगती है। ओके, नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वर्कशॉप। पिक आउट लाइंस दैट कंटेन। अब हम फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे। एलिट्रेशन किस किस में आता है? सबसे पहले ये लाइन में आता है, इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम्ब। देखो एफ 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 रिटर्न रिपीट हो रहा है, तो उसे एलिटरेशन कहते हैं। सेकंड, इट पजल्ड ऑल अवर किथ एंड किन। किथ और किन में के रिपीट हो रहा है। थर्ड, एंड बरीड ब्रदर जॉन। बरीड ब्रदर, बी बी। So these are the few examples in the poem of alliteration. Second is pun. There are 2 puns in the poem. First is, it reached a fearful pitch.
and second, our close resemblance turned the tide. पन मतलब यहाँ पे जो मुहावरे होते, जो कहावतें होती है, इसका सही उपयोग किया जाता है। जैसे हम reached a fearful pitch, इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि हद पार कर देना। और सेकंड, our resemblance turned the tide यानी परिस्थितियों में बदलाव कर देना, परिस्थितियां अचानक से बदल जाना। ये थे पन। उसके बाद थर्ड है हाइपरबली, जिसको हम हिंदी में या मराठी में अतिशयोक्ति कहते हैं, जिसका मतलब होता है बड़ा चढ़ा के कहना। और उसको पहला एग्जाम्पल है, फॉर सम हाउ माई इंटेंडेड ब्राइड बिकेम माई ब्रदर्स वाइफ। तो ये एक अतिशयोक्ति है कि इतने भी बेवकूफ लोग नहीं होते कि शादी वाले दिन ही बीवियां अदली बदली हो जाए और किसी को पता ना चले। सेकेंड, एंड व्हेन आई डाइड द नेबर्स केम एंड बरीड ब्रदर जॉन। ये तो बहुत ही सबसे बड़ा हाइपरबली है। तो हाइपरबली मतलब ये होता है कि बड़ा चढ़ा के बताई गई जो चीजें होती है पोएट्री में, उस सेंटेंस को हम हाइपरबली एज अ फिगर ऑफ स्पीच लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर, and we will come with more and more videos like this of poems and chapters. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, students. This was our today's lecture. And don't forget to press the bell icon as well as the subscribe button for more interesting videos. Thank you very much.